एवरीवन, मैं हूँ राघव वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 साइंस के 9 चैप्टर ईंधन हमारी ज़रूरत को। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन है हमारे कि डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। सेकंड है कि डैश तथा डैश समाप्त होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। तो जो नहीं समाप्त होने वाले, तो यहाँ पे प्रकाश और वायु हो जाएगा क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। फिर एक कोलतार डैश का उत्पादक है। तो कोलतार है वो कोयला से बनता है, तो वो कोयला का उत्पादक है। उसके बाद है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि कहलाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो वो प्राकृतिक गैस जो सीएनजी वाली, आप देखोगे बैटरी वाली गाड़ी चलती है, ये इससे क्या होता है कि कोई भी गैस या कोई भी धुआं रिलीज ही नहीं होता, जिस कारण प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है? सही उत्तर को चुनिए, यानी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाई जा सकती है। तो इसका हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन है यानी कोयला और पेट्रोलियम, इसको बनने में करोड़ों अरबों साल लगते हैं। तो ये कोई लैब में तो इतने दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है जो 1 करोड़ तक किसी चीज़ को बनाएगा। तो ये गलत है। फिर कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। तो ये सत्य। कोक जो है, जो आप देखो कोका कोला जो हम पीते हैं उसमें भी थोड़ा कोक डाला रहता है जो अजीब गला में लगता है। तो ये किससे बनता है? ये कार्बन से बनता है। और कार्बन हमारे लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? हम मर जाते हैं। और यही रीज़न है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पियेंगे या कुछ पियेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब होता है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है। तो ये असत्य है, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा खराब है, क्योंकि उससे तो गंदा धुआं निकलता है गाड़ी से, ब्लैक वाला, लेकिन जो सीएनजी वाली गाड़ी उससे कोई धुआं नहीं निकलता है। तो ये असत्य हो जाएगा। फिर बरौनी का तेल का कुआं है। तो ये असत्य है। और उसके बाद एक कोलतार के विभिन्न पदार्थों का मिश्रण। तो ये सही है। अच्छा, ये भी सत्य ही होगा क्योंकि बरौनी में तेल का कुआं है। सॉरी, हाँ है। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे तेल शोधक कंपनी तो है लेकिन कुआं है कि नहीं ये मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी। मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। उसके बाद है कि कोयला किस प्रकार बनता है। अब आप देखो, कोयला जो हम लोग जलाते हैं, अच्छा आप बोलते सुनोगे कि ये सरकार अच्छा नहीं है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है ना, ऐसा सब लोग बोलते हुए सुनते हैं। तो आप देखोगे कि सरकार जो महंगाई बढ़ाई है पेट्रोल का, तो उसका क्यों? जबकि ऐसे देखो तो आपका फ़ोन सब तो सस्ता हो रहा है, फ्रिज भी सस्ता मिल रहा है, बाकी सब कुछ सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बस एक पेट्रोल का और एक कोयला का दाम बढ़ा है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी ये इस तरह के संसाधन होते हैं ना, इसको अभी मैंने बताया कि बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो सरकार कोई भी हो, लेकिन वो आपको 1 करोड़ साल में पेट्रोल तो बना के देगी नहीं। और जो नॉर्मली जनता लेती है उनको पेट्रोल क्यों चाहिए होता है? गाड़ी पे बैठ के यहाँ से वहाँ मार्केट, जहाँ वो पैदल भी जा सकते हैं वहाँ भी बाइक से जाना है ना, उसके लिए वो बाइक खरीदते हैं और पेट्रोल खरीदते हैं। तो आप देखोगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब देखो, जहाज, जैसे एक देश से किसी को दूसरे देश जाना है, आप लोग के बहुत सारे फैमिली में और फ्रेंड्स में होंगे जो जिसके पापा दूर दूर काम करते हैं अलग अलग देशों में, तो वहाँ आप देखो एरोप्लेन चलना तो ज़रूरी है। उसके बाद आप देख लो कि जो रॉकेट जाता है वो जाना ज़रूरी है, जो जहाज़ चलता है वो चलना ज़रूरी है। लेकिन अगर बाइक नहीं भी चलता है तो वहाँ पे हम साइकिल का यूज कर सकते हैं ना, ऑप्शन है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बनने में करोड़ों वर्ष लगती है और इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई है, जिस कारण अब इसको जानबूझ के महंगा कर दिया गया है कि लोग नहीं खरीदें। तो लोग कहते हैं कि सरकार महंगा कर दी, लेकिन ये हम लोग को समझना चाहिए कि ये फिर बनने वाला नहीं, और पढ़े लिखे बच्चे समझते भी हैं। तो यही रीज़न है कि ये सबको महंगा कर देता है कि इसका यूज कैसे भी कम हो जाए, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे आप देखो कोयला कैसे बनता है। आप एग्जाम्पल ही देख लो, अगर कोई कहता है कि नहीं हम बना लेंगे, तो देखो कि बाढ़ और भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन जो होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। और जब मिट्टी के अंदर दबेगा तो उसके ऊपर मिट्टी फिर से जम जाता है और वे संपीड्य हो जाता है। बहुत अंदर मिट्टी का कोई चीज़ रहेगा तो वो संपीड्य मतलब कि वो कड़ा धीरे धीरे लकड़ी होने लगता है। जैसे जैसे गहराई में जाता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर में जितना अंदर जाएंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा और दाब भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि
वायु की अनुपस्थिति में अवसादी चट्टानों की परतों के बीच पौधे धीरे धीरे पिट में और फिर लिग्नाइट में और फिर उसके बाद कोयले में बदल जाते हैं। मतलब वही जो हीट इतना रहता है ना कि पेड़ क्या होता है कि गर्मी के कारण, आग के कारण वो एकदम जम के काला हो जाता है और वैसे ही कोयला बनता है। तो आप सोचो ये किसी एक दिन का तो प्रोसेस है नहीं, वो उतना अंदर मतलब क्या है कि भूकंप होगा, फिर पेड़ अंदर जाएगा, फिर मिट्टी का लेयर चढ़ेगा। 1 इंच मिट्टी बनने में 100 साल लगता है, 1 इंच मिट्टी बनने में। और वहाँ पे हमें सोचो कि नहीं भी तो हमको कितना मिट्टी चाहिए होगा जो एकदम पृथ्वी के अंदर पहुँचाना है उसको। तो यही रीजन है कि इसको करोड़ साल लगता है कोयला बनने में। उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन क्यों हैं। तो आप देखोगे कि मृत जीवों और मृत वनस्पतियों से ही जीवाश्म ईंधन बनते हैं। नाम ही जीवाश्म यानी जीवित है। यह है तो प्राकृतिक संसाधन, परंतु इसकी मात्रा सीमित है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या तथा विज्ञान के विकास ने इसका दोहन जिस तरह से किया जा रहा है कि ये ऐसा ही रहे तो कुछ वर्षों में जाकर खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधनों के रूप में समाप्त होने वाले संसाधन है। अब देखो जैसे अभी मैंने बताया कोयला जिस तरीके से बनता है, तो जब पेड़ पौधा अंदर जाता है ना तो वो हीट के कारण क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। लेकिन कोई आदमी जैसे हम ही लोग मरते हैं तो धरती के अंदर दफना दिया जाता है, या जला जो भी हुआ, या फिर कोई जानवर को धरती के अंदर दफना देते हैं, या फिर जो बड़ा बड़ा सोचो वेल, ब्लू वेल, पता है ना कितना बड़ा बड़ा होता है, तो वो लोग भी समुद्र में मरता है। तो वो अंदर जब जाता है ना तो पेड़ जाएगा तो कोयला बनेगा, लेकिन कोई बॉडी जाएगा तो वो अंदर जाके पेट्रोलियम बनता है। तो ये भी तो सेम प्रोसेस है, इसमें भी करोड़ साल लगते हैं। इसीलिए ये सब क्या है, इस सबको बचा बचा के खर्च करना चाहिए। फिर ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखोगे कि उत्पत्ति के आधार पर ईंधन 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक ईंधन और दूसरा है द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन, ईंधन मतलब जो जलाने का काम आए और जिससे हमें गर्मी और एनर्जी मिले। तो सबसे पहले अगर हम जलाने की चीज़ में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, लकड़ी, तो ये प्राथमिक हो जाएगा। कोयला, तेल, पेट्रोलियम, ये सब हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, तो ये सब प्राथमिक हो जाएगा। और सेकंड में है चारकोल, कोक, रसोई गैस, ये सब क्या है, द्वितीयक होता है। ये इस सब से बनता है। जो कोक है वो कोयला से बनेगा, जो चारकोल है वो पेट्रोलियम से बनेगा, तो इसलिए इसको द्वितीयक संसाधन कहते हैं, ईंधन कहते हैं। फिर अब भौतिक अवस्था के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। जैसे ठोस में क्या हो गया, तो लकड़ी और कोयला ठोस हो गया। द्रव्य में क्या हो गया, पेट्रोलियम द्रव्य हो गया, और गैस प्राकृतिक गैस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो जब मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती है तो वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों के परतें अजैव तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों के वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाता है। अभी मैंने समझाया। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोयले के विभिन्न उत्पादकों के अभिलक्षणों एवं प्रयोगों को लिखिए। तो अब देखो कोयला का महत्वपूर्ण उत्पादन ये है, जैसे पहले है कोक। तो वायु की अनुपस्थिति में कोयला को जब गर्म करते हैं ना तब कोक निकलता है। कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है जो कार्बन का रूप होता है, और इसका उपयोग इस्पात के निर्माण में और धातुओं के निष्कासन में किया जाता है। और सेकंड है कोलतार। कोलतार भी क्या है कि कोयला को जब हम एक परख नली में रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं ना तो कोलतार का निर्माण होता है। यह भूरे काले गाढ़ा द्रव्य होता है। इसका गंध अप्रिय होता है। इसका उपयोग संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री आदि में होता है। उसके बाद एलपीजी और सीएनजी के ईंधन के रूप में प्रयोग करने के क्या लाभ है। तो आप देखोगे एलपीजी तथा सीएनजी के ईंधन के प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि अधिक से अधिक ऊष्मा मिलता है, जलने में धुआं नहीं देता है, वाहन में ईंधन का रूप में और कम से कम प्रदूषण मुक्त करना, और प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों और उर्वरकों के लिए किया जाता है। तो ये सब इसके लाभ हैं। उसके बाद है कि सूर्य के प्रकाश तथा वायु के ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। तो आप देखोगे कि सूर्य के प्रकाश तथा यहाँ पे आप देखो यहाँ पे तथा होगा, ठीक है,
वायु के ईंधन के रूप में प्रयोग करने से निम्नलिखित लाभ है। पहला है कि सूर्य के प्रकाश और वायु असीमित मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। इसकी संख्या असीमित है, मतलब इसको जितना भी यूज करो ये खत्म नहीं होने वाला है। इसके प्रयोग से सीमित वायु प्राकृतिक संसाधन की बचत होती है। इस प्रकार से वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है और इसके प्रयोग से खर्च में बचत होती है और इसके प्रयोग से समय की भी बचत हो जाती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तेल के क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे देश में तेल के संसाधन पहले असम के माहौर कोटिया मोराम में, गुजरात की अंकलेश्वर में और मुंबई हाई समुद्र तल के लिए तल है। और ये सब क्या है, फेमस है हमारे देश में। और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय।